Hey guys, welcome to Commerce Pathshala. I hope you guys are doing well. So today we are going to talk about a very important topic from MCO1. ओके सो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि दिसंबर में अपनी एग्जाम देने की सोच रहे हैं सो MCO01 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं सो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको क्लियर नॉलेज मिल पाए एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहूंगा दैट वी हैव द नोट्स अवेलेबल, we have the projects available, we have the solved assignments available, we have chapter वाइज क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल, सारी की सारी चीजें अवेलेबल है जो कि आपको इस कोर्स को पूरा करने में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। कुछ भी आपको चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस। कुछ चीजें फ्री हैं, कुछ चीजें चार्जेबल हैं। जैसे कि अभी जो मैं स्टडी करा रहा हूँ ये नोट्स से मैं स्टडी करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये थोड़े से चार्जेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चार्जेबल होंगे, बाकी सारी चीजें फ्री हैं। और फोर्थ सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है वो भी चार्जेबल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर हो या फिर आपका सॉल्व असाइनमेंट्स हो, वो सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का जो जो कन्फ्लिक्ट होता है उसका प्रोसेस क्या होता है, एंड ये जो है किस तरीके से हाउ डज कन्फ्लिक्ट रिड्यूस द एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उसकी एफिशिएंसी है उसको किस तरीके से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नीचे गिरा सकता है, किस तरीके से उसको स्लो कर सकता है उसकी डेवलपमेंट को, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, है ना। आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका ओपिनियन है, जो गोल्स है, उसमें आपको क्लैश देखने को मिलता है दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में। ठीक है ना, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन परसेप्शंस। ठीक है ना, ये क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है कि आपका जो परसेप्शन है, जो आपका सोचने का तरीका है किसी चीज को लेकर के, वो डिफरेंट हो सकता है। आपकी वैल्यूज अलग हो सकती हैं, आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स एनीथिंग वो डिफरेंट हो सकता है। जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, तो एक बंदा कह रहा है कि इस प्रोजेक्ट में लगाओ, दूसरा बंदा कह रहा है कि पैसे उस प्रोजेक्ट में लगाओ, तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो कॉन्फ्लिक्ट इज अ सिचुएशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होगा जब भी आपका परसेप्शन अलग होगा, आपकी वैल्यूज अलग होंगी, आपका एटीट्यूड अलग होगा, या फिर आपके पास रिसोर्सेज की कुछ दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे स्टीफन पी रॉबिन्स का एक यहाँ पे डेफिनेशन भी है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोसेस दैट बिगिंस व्हेन वन पार्टी परसीव्स दैट अनदर पार्टी हैज नेगेटिवली अफेक्टेड और इज अबाउट टू नेगेटिवली अफेक्ट समथिंग दैट द फर्स्ट पार्टी केयर्स अबाउट। कॉन्फ्लिक्ट तभी अराइज होता है जब पहले वाले पार्टी को लगता है कि दूसरा वाला पार्टी जो है वो आप जो उसका जो कार्य है, जो जिस तरीके से वो कार्य कर रहा है, वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है ना, या आगे जाकर के जो है आपको उसमें प्रॉब्लम होगी अगर वो बंदा उसी को कंटिन्यू करता रहा तो, है ना। जिन चीजों को आप केयर करते हो उन्हीं को वो जो है आपको नुकसान पहुंचाएगा, इसीलिए जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हार्मफुल होता है ऐसा नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कैन एनकरेज इनोवेशन बट डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हैम्पर्स परफॉर्मेंस। अगर फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाता है, इनोवेशन लाइक इनोवेट करता है ना, लोगों को एनकरेज करता है कि नहीं इससे बाहर निकलो, कंपनी के लिए काम करो। लेकिन वही अगर डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो आपका जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो दबाव है वो देखने को मिलता है। माफी चाहूंगा। प्रोसेस के बारे में देखो यहाँ बोला गया है पोटेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और इनकम्पैटिबिलिटी। द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जनरली गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस, है ना। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बहुत सारे स्टेजेस से होकर के गुजरता है। पहला स्टेज क्या है? पोटेंशियल ऑपोजिशन और इनकम्पैटिबिलिटी। जो ऑपोजिशन है ना, वो हो सकता है कि एक तरीके से आपको काम करने में आपको दिक्कत हो रही है या फिर आप किसी के साथ कंपैटिबल नहीं हो पा रहे हो, इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है conflict begins when conditions exist that create opportunities for opposition, है ना। opposition के लिए जब भी कोई opportunity create होगी तो वहां पे एक तरीके से जो है conflict का जो process है वो start हो जाएगा। source include communication gap। अब इसकी वजह से देखो जो यहाँ पे communication gap होता है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। स्ट्रक्चरल इशू की वजह से ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। रोल एम्बिग्विटी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। रिसोर्स स्कार्सिटी एंड पर्सनल डिफरेंसेस की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे टू डिपार्टमेंट्स फाइट ओवर लिमिटेड बजट एलोकेशन। दो डिपार्टमेंट आपस में भिड़ गए इस बात को लेकर के कि जो बजट है वो बहुत ही कम है और किस डिपार्टमेंट को वो बजट मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। दूसरा है परसेप्शन ऑफ कन्फ्लिक्ट।
At this stage the parties involved became aware of the existence of conflict, है ना। इस टाइम पे जो पार्टीज होती हैं उनको पता चल जाता है कि भाई conflict जो है वो हो चुका है। Sometimes conflict may exist but no perceived, sometimes जो होता है conflict exist करता है लेकिन लोग उसको perceive नहीं करते हैं। जैसे ही वो perceive हो जाएगा, जैसे ही सामने वाला बंदा उसको समझ जाएगा या उसको थोड़ा वैल्यू देने लगेगा, बस प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे एन एम्प्लॉय में परसीव अनफेयर ट्रीटमेंट इन प्रमोशन। एक एम्प्लॉय, कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी प्रमोशन की बात होती है तो लोग वहां पे थोड़े से बुरा फील करते हैं, उनको लगता है कि जो है उनके साथ अनफेयर हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होता होगा अनफेयर, बिल्कुल होता होगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अनफेयर होता नहीं है लेकिन उसको ऐसा लग रहा होता है, तो उस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है। तीसरा पॉइंट है पर्सनलाइजेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, फेल्ट कॉन्फ्लिक्ट। This the conflict becomes emotional. Individual feel stress, tension, hostility and anger. ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे colleagues working on same project may develop rivalry and resentment, है ना। दो कॉलीग्स हैं आपस में साथ ही में सेम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में राइवलरी आ जाएगी, रिसेंटमेंट आ जाएगा। सो ये फील होता है ना। तो ये प्रॉब्लम भी हम लोग को देखने को मिलती है। चौथा है बिहेवियर। At this stage, the conflict becomes visible through actions and behavior such as argument, strike, protest or reduce of cooperation, है ना। अब ये चौथा स्टेज है जहां पे आकर के इस स्टेज पे आने के बाद सबको ये पता चल जाएगा कि भाई प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि यहाँ पे उसके एक्शन में, उसके बिहेवियर में जो है आपको अंतर देखने को मिलेगा। आर्ग्यूमेंट्स होंगी, स्ट्राइक्स होंगी, प्रोटेस्ट वगैरह होंगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रेड यूनियन गोइंग टू स्ट्राइक फॉर वेज वेज हाइक, है ना। जो सैलरी मिलती है उसको वेज बोला जाता है, तो उसकी हाइक के लिए जो ट्रेड यूनियंस है वो एक तरीके से आवाज उठाएंगे, है ना। तो वो आपको दिखेगा कि भाई आवाज उठा रहे हैं, काम बंद कर दे रहे हैं, तो ये क्या है, एक बिहेवियरल एक प्रोसेस में ये आ चुका है। पांचवा है आउटकम ऑफ कन्फ्लिक्ट। द रिजल्ट कैन बी फंक्शनल। जो रिजल्ट है वो फंक्शनल हो सकता है, लीडिंग टू क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। और डिसफंक्शनल, डिसफंक्शनल भी हो सकता है जहां पे आपकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो सकती है, लोग कम आ सकते हैं आपको ऑफिस में, एब्सेंटिज्म हो सकता है, टर्नओवर का एक इशू हो सकता है कि टर्नओवर आपका घट गया है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग कॉन्फ्लिक्ट इज अ टीम में प्रोड्यूस न्यू आइडियाज, है ना। जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है कई बार वहां देखने को मिलता है कि कुछ सुपर आइडियाज जो है आपके दिमाग में आएंगे जब आप इस तरीके की चीजें करेंगे, बट अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा बनता रहे तो ये आपकी टीम स्पिरिट को घटाता है और आपके बिजनेस को भी हैम्पर करता है। तो ये तो पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं हाउ कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूसेस एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से जो है कॉन्फ्लिक्ट एक आपके तरीके को कम करता है, आपके काम करने के तरीके को, आपकी एफिशिएंसी को घटाता है, उसके बारे में है ये। पहला है डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, है ना। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो आपने सेट कर रखे हैं, कंपनी ने सेट कर रखा है, आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। पर अगर ये प्रॉब्लम होगा, अगर ये कन्फ्लिक्ट होगा तो आपका जो है डिस्ट्रक्शन होता रहेगा। एम्प्लॉइज स्पेंड टाइम ऑन डिस्प्यूट्स इंस्टेड ऑफ अचीविंग टारगेट। जो एम्प्लॉइज होते हैं अपने टारगेट्स को अचीव करने के बजाय जो डिस्प्यूट्स हो रही हैं, राइज हो रही है, वो उनको देखने लगते हैं, उनके तरफ उनका ध्यान चला जाता है। दूसरा है लो मोराल। कॉन्टिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूसेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इंक्रीजेस स्ट्रेस। अगर जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, आप अगर स्ट्रेस में रहोगे तो डेफिनेटली आप वहां पे काम करना नहीं चाहोगे। तो जो वहां पे लोग काम कर रहे होते हैं इस तरह की सिचुएशन में, उनका मोराल काफी ज्यादा लो हो जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन। मिसअंडरस्टैंडिंग इंक्रीजेस कॉजिंग डिलेज और एंड मिस्टेक्स, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर बढ़ेगी तो जो है डिले है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगा और गलतियां तो बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है। चौथा है रिड्यूस्ड टीम वर्क। लैक ऑफ कोऑपरेशन हैम्पर्स ग्रुप परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव इनोवेशन, है ना। अगर ग्रुप जो आपका टीम वर्क है वो आपका घट जाता है ना, ये देखने को मिलता है, क्योंकि चूंकि आपस में कोऑपरेशन नहीं है तो उसकी वजह से आपका टीम वर्क जो है वो घट जाएगा, आप इनोवेटिव तरीके से आप काम नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम भी हम लोग को देखने को मिलती है। इंक्रीज्ड एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। एम्प्लॉइज में लीव द ऑर्गेनाइजेशन और टेक फ्रीक्वेंट लीव्स, है ना। हो सकता है कि इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट अगर कॉन्टिन्यूअस अगर क्रोनिक बनी रहे, मतलब ज्यादा समय तक बनी रहे, तो लोग क्या करेंगे, उस जॉब को छोड़ देंगे, वहां से चले जाएंगे कहीं और पे, है ना। सो एब्सेंटिज्म देखने को मिलता है कि लोग आ ही नहीं रहे, या फिर तो जो टर्नओवर है उसमें जो है आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कई बार लोग जो है छोड़ करके भी चले जाते हैं। छठा है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। टाइम, मनी हो गया, एफर्ट हो गया, जो भी चीजें आप अपने बिजनेस में लगा रहे थे, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ रहेगा तो एक तरीके से जो आपके रिसोर्सेज है उसको आप वेस्ट कर रहे हो, वो वेस्ट जा रहा है बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम। सातवां है डिक्लाइन इन डिसीजन क्वालिटी, है ना।
इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स ओवरशैडो रैशनल डिसीजन मेकिंग, है ना। जो अब भी आप जब भी डिसीजन लो, आप रैशनल होकर के डिसीजन लो, बायस होकर के नहीं लेना है, टिल्ट होकर के नहीं लेना है, किसी एक तरफ झुक करके डिसीजन नहीं लेना, हमेशा बायस होकर के, सॉरी, हमेशा रैशनल होकर के, है ना। किसी के फेवर में नहीं जाना, हमेशा रैशनल होकर के कि क्या बिजनेस के लिए सही होगा, वो सच सोच करके जो है आपको डिसीजन वगैरह लेने पड़ते हैं। इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स ओवरशैडो रैशनल डिसीजन मेकिंग, है ना। एग्जांपल के तौर पे इन सॉफ्टवेयर कंपनी, इफ डेवलपर्स एंड मार्केटर्स constantly fight over deadlines, product launch gets delayed, reducing market competitiveness, है ना। ऐसा देखने को मिलता है। मान लो कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी है, दोनों चाह रही है कि प्रोडक्ट को जो है मार्केट में लॉन्च किया जाए, लेकिन कब लॉन्च करना है इसके बारे में दोनों में सहमति नहीं बनी है। जिसने डेवलप किया, जिसने मार्केट किया, है ना, वो लोग कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर फाइट कर रहे हैं कि हमारा डेडलाइन क्या होगा। अगर डेडलाइन पे आपका जो है प्रोडक्ट तैयार नहीं हो पाया तो आपका प्रोडक्ट लॉन्च डिले हो जाएगा। साथ ही साथ जो मार्केट की कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी आपके लिए घट जाएगी। कंक्लूजन क्या है भाई? कॉन्फ्लिक्ट इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट होता ही है। व्हाइल सम लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन प्रमोट क्रिएटिविटी, कुछ लेवल के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हो सकता है कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे, है ना। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड और अनमैनेज कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो उसके वजह से जो आपकी एफिशिएंसी है वो घटेगी। रिड्यूसेस एफिशिएंसी बाय वेस्टिंग रिसोर्सेज, लोअरिंग मोरल एंड ब्रेकिंग टीम स्पिरिट, है ना। Hence, managers should adopt a strategy like open communication. जो मैनेजर्स होते हैं उनको कुछ कुछ पॉलिसीज, कुछ कुछ तरीके अपनाने चाहिए जिसके जरिए प्रॉब्लम ना हो। उनको क्या करना चाहिए? उनको ओपन कम्युनिकेशन करवाना चाहिए, नेगोशिएशन के ऊपर उनका ध्यान होना चाहिए, मीडिएशन होना चाहिए, है ना। दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो चलो दोनों मिलकर किसी के पास चलते हैं जो आपका बॉस है, उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं, राइट। तो वो चीज होनी चाहिए। एंड कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रेनिंग टू मैनेज कंफ्लिक्ट इफेक्टिवली, है ना। तो इसको लेकर के ट्रेनिंग भी आपकी होनी चाहिए ताकि आप इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को आप हैंडल कर पाओ। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, वी हैव द नोट्स अवेलेबल, वी हैव द चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल। जो भी चीज आपको चाहिए यू कैन सिंपली कॉल मी, ठीक है, या व्हाट्सएप मी, आई विल हेल्प यू इन दैट मैटर, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, द अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंड कुछ भी डाउट हो, call feel free to call me or WhatsApp me. Thank you so much for watching this video. Bye bye, take care.